फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है जिसमें हम महेश वर्णवाल जी की बुक के नेक्स्ट चैप्टर को कवर अप करेंगे, सो उसको आप कंप्लीट देखिएगा। और इससे पहले हम चैप्टर पर चलें, आपको कुछ एक बातें हैं जो बतानी है। अभी तक महेश वर्णवाल जी की बुक का जो पार्ट ए है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 चैप्टर्स इस बुक में हैं पार्ट ए में जो कवर हो चुके हैं। आज जो आपका पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है इसको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना है कि अगर आप लोग घटना चक्र को बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर अप करना चाहते हैं तो 2022 का जो घटना चक्र की पूरी बुक लिस्ट है उसमें इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री को आप मेरे साथ कवर अप कर सकते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इस समय चल रहा है और उसमें 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक चैप्टर को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करके समझाया गया है, बताया गया है। तो हर एक चैप्टर को देखिए। अगर आप पहले इसको कवर अप कर चुके हैं तो आपको रिवाइज करने में ईजी होगा, और अगर आप पहली बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको करिए। जो भी आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिएगा, आप क्या चाहते हैं, क्या कुछ इसके अंदर और इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, ठीक है। सो जैसा आपका कमेंट सेक्शन में आप लोगों का रिप्लाई आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे हम चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है इसमें बात करी गई है पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पनाएं, यानी कि पृथ्वी का ओरिजिनेशन किस तरीके से हुआ और क्या कुछ इसके बारे में थ्योरीज दी गई हैं। सो इसको आज के इस वाले चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ ये कि अर्थ किस तरीके से बनी है, क्या इसका उत्पत्ति का रहा है। सो पहले के टाइम पर क्या था कि वह धार्मिक लोगों की मान्यताएँ थी कि भैया इस तरीके से पृथ्वी का जन्म हुआ है और ये सब। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कास्ते द बफन ये इनका नाम था। 1749 में इन्होंने एक संकल्पना, एक कंसेप्ट दिया। तो ये जो था पहला वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक आधार था इसका, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम मोटा माटी देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो संकल्पनाएं हैं वो 2 तरीके की हैं। एक है आपकी अद्वैतवादी संकल्पना और एक है आपकी द्वैतवादी संकल्पना। जो अद्वैतवादी है इसको डिवाइड करा गया है किसमें, 2 जो इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना और दूसरी है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसके अलावा जो द्वैतवादी है, अच्छा ये अद्वैतवादी और द्वैतवादी क्या है, एक ये इसका मतलब है मोनिस्टिक। अभी इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है मोनिस्टिक। और ये जो दूसरी है आपकी, इसका जो नाम है इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डुअलिस्टिक, ठीक है। सो ये क्या है आपका डुअलिस्टिक और यहाँ पर ये क्या है आपका मोनोलिस्टिक, ठीक है। सो अभी आगे इसको समझेंगे क्या एग्जैक्टली चीज़ें हैं। बट देखिए एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा, चाहे पीसीएस की बात करें, बीईओ की या फिर आरओ की, तो वहाँ पे सिर्फ इस तरीके से आएगा कि जो गैसियस, एक तरफ आपको यहाँ पर सूची दे देंगे, ठीक है, एक सूची इधर दे देंगे, एक तरफ ये नाम लिख देंगे, कांट का लिख देंगे, लाप्लास लिख देंगे और जेम्स जीन्स लिख देंगे, ऑटो श्मिट लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। और दूसरी जो सूची होगी उसमें इनके द्वारा जो परिकल्पना, जो कंसेप्ट या फिर जो हाइपोथेसिस दी गई है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि गैसीय संकल्पना, तो यहाँ पर लिख देंगे गैसीय संकल्पना, ठीक है। दूसरे में लिख देंगे निहारिका यानी कि नेबुलर कॉन्सेप्ट, तो वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर टाइडल परिकल्पना लिख दी जाएगी। फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि अंतर तारक धूल परिकल्पना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा ये मैच कराओ या फिर इसमें से कौन सा मैच नहीं है। सो बेसिकली जो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है कि कांट ने जो थ्योरी दी थी या फिर जो परिकल्पना दी थी, जो कंसेप्ट दिया था, वो क्या था, गैसियस बेस्ड पर था। इसी तरीके से जेम्स जीन्स ने जो दिया वो ज्वारीय परिकल्पना या फिर टाइडल कंसेप्ट था। तो एक एक करके अब हम इन सबको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि भैया ये मोनिस्टिक कंसेप्ट क्या होता है। सो मोनिस्टिक का मतलब क्या है, देखिए अर्थ के उत्पत्ति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करें ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। सो मेन बात क्या बोली कि पहले जो लोग आए, पहले जो ये थ्योरी मिली, चाहे कांट की या फिर लाप्लास की, इन्होंने बोला कि भैया जो सूर्य, हम बात करें किसकी, ग्रह की, या फिर हम बात करें किसकी, जो पृथ्वी है इसकी, ठीक है। सो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही वस्तु से हुई है, एक ही तारे से हुई मानी जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली है कि इस कल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार सौर मंडल, जिसमें ग्रह और पृथ्वी सब शामिल हैं, इनकी उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, ठीक है। और अद्वैतवादी संकल्पना में कांट और लाप्लास ये 2 मेन है जिसकी आपको संकल्पना यहाँ पर याद रखनी है। सो अब कांट की जो गैसियस हाइपोथेसिस है इसको समझ लेते हैं। अभी इतना तो आपको समझ में आया कि मोनिस्टिक जो हाइपोथेसिस है या फिर जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि जो ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी हो गई या फिर दूसरे ग्रह हो गए, इन सब की उत्पत्ति एक ही
तारे से हुई है, मतलब उसी तारे के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है जिसमें विस्फोट हुआ होगा, रिंग बने होंगे, उससे ही ये सब जन्मे हैं। ठीक है, सो ये जर्मन दार्शनिक थे कांट। इन्होंने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी कि जो गैसियस हाइपोथेसिस थी वो इन्होंने दी। तो आपको इनके बारे में एक तो ये याद रखना है कि भैया ये जर्मन दार्शनिक थे। 1755 में इन्होंने ये जो गैसियस कंसेप्ट था या फिर गैसियस हाइपोथेसिस थी अर्थ के ओरिजिनेशन की, ये इन्होंने दी। और ये इनकी पूरी जो हाइपोथेसिस थी वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित थी। सो इसके अनुसार इन्होंने क्या बोला कि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल के प्रयास से एक तप्त यानी कि हॉट और गतिशील यानी कि डायनामिक निहारिका, मतलब हो गया धूल और गैसों का पूरा एक बवंडर कह लें या फिर एक कहें कि बहुत ही ज़्यादा जो संकेंद्रित हो, ठीक है, और डेंस टाइप का, ठीक है, एक गोला है। उस गोले से कई छल्ले अलग अलग हुए और जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इन्हीं छल्लों में से एक छल्ला जो है वो पृथ्वी का है। सो इस तरीके से उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या था कि एक नेबुला था, उस नेबुला से कई छल्ले निकले और वही छल्ले जो हैं वो क्या बन गए, आपके ग्रह बन गए जब वो शीतल हुए। ठीक है, ये इनका कंसेप्ट था या फिर इनकी हाइपोथेसिस थी। अब इसमें क्या ड्रॉबैक थे, क्या ड्रॉबैक नहीं थे, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम जीएस के पॉइंट से इसको कवर अप कर रहे हैं, उतना ही इस बुक के अंदर दिया हुआ भी है। सो अभी आपने कांट की जो हाइपोथेसिस थी वो समझ ली। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके लाप्लास। इन्होंने जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी वो दी थी। तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर याद रखनी है कि भैया नेबुलर हाइपोथेसिस किसकी है, ये है लाप्लास की, और गैसियस हाइपोथेसिस किसकी है, कांट की। ठीक है, तो ये भी कैसे थे, ये कहाँ के थे, आपके फ्रांस के थे। अभी वो कहाँ के थे, जर्मन के थे। तो ये आपके 1796 में कांट के जो सिद्धांत थे इसको इन्होंने संशोधित किया, उसमें मॉडिफिकेशन किया और इन्होंने बोला कि एक विशाल तप्त निहारिका यानी कि हॉट नेबुला है, उससे पहले एक ही छल्ला बाहर निकला। अभी उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि एक जो निहारिका थी या फिर जो नेबुला था उससे कई सारे छल्ले निकले और हर एक छल्ला जो है वो एक ग्रह बन गया बाद में जब वो शीतल हुआ। बट इन्होंने बोला कि एक ही छल्ला निकला पहली बार, उसके बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया। मतलब पहले ये अगर ये पूरा आप मान लीजिए यहाँ से एक छल्ला एक बाहर निकला और उसके बाद ये छल्ला जो है ये डिवाइड हुआ, जबकि कांट ने क्या बोला, पहली बार में ही 9 छल्ले निकले। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के सोच में, या फिर मतलब कहें तो जो उन्होंने कंसेप्ट दिया जो इन्होंने कंसेप्ट दिया उसमें डिफरेंस जो है। और ये छल्ले अपने तृप्त पित्र यानी कि पेरेंट जो इसका रिंग था उसकी चारों ओर एक ही दिशा में घूमने लगा। बाद में इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। सो ये इनका कंसेप्ट था। चलिए आगे देखते हैं। सो अभी हमने जो देखा वो अद्वैतवादी संकल्पना थी, हाइपोथेसिस या फिर कंसेप्ट थी, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर द्वैतवादी संकल्पना या फिर ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट की बात करें तो अद्वैतवादी संकल्पना में क्या था कि भैया जो जितने भी ग्रह हैं उन सब का ओरिजिनेशन एक ही तारे से हुआ है। लेकिन जो ये आपका द्वैतवादी है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारों के संयोग से मानी जाती है, मतलब एक से नहीं हुआ 2 से हुआ है, और इसीलिए इसको बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। पहले वाले को पेरेंटल हाइपोथेसिस बोला गया है। अब इसके अंदर जो चैम्बरलेन है और मोल्टान की ग्रहाणु परिकल्पना है और जो जेम्स जीन्स और जेफरीज की टाइडल हाइपोथेसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं चैम्बरलेन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है ये क्या कहती है। सो पहली चीज़ तो ये कि ये बाई पेरेंटल कंसेप्ट है जिसका प्रतिपादन किसने करा, चैम्बरलेन और मोल्टन ने किया। कब करा, 1905 में। चाहे तो आप ईयर याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपके पूछ लिया जाए कि भैया कौन सी पहले हाइपोथेसिस आई कौन सी बाद में आई। ठीक है, अब इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ बल्कि एक ठोस पिंड से हुआ। अभी जो हमने देखा था अद्वैतवाद में, तो अद्वैतवादी जो कंसेप्ट थे उसमें क्या बोला गया था कि एक गैस का गोला था, निहारिका थी, उससे कांट ने बोला कि भैया एक बार में ही 9 छल्ले निकल गए, जो पहले कंसेप्ट आया। लाप्लास ने बोला कि नहीं, एक बार में 9 छल्ले नहीं निकले, पहला एक छल्ला निकला, उसके बाद वो छल्ला जो है उससे डिवाइड होकर 9 छल्ले बने। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई निहारिका नहीं है।
ठीक है, कोई ऐसा गैसियस वो नहीं है, यहाँ पर ठोस पिंड की बात हुई है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक था सूर्य और दूसरा भ्रमणशील तारा था। और जब ये दूसरा तारा था जो बहुत बड़ा था, ये सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण बाहर निकल गए, अलग हो गए, और यही जब आपस में मिले तो पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण का ये कारक बने, या उनकी वजह से निर्माण हुआ। और इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर, महाद्वीप की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया। मतलब ये जो चैम्बरलेन थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक ठोस पिंड था, ठीक है, पिंड से ही हुआ है, द्वैतवाद यही कहता है, ठीक है, या फिर ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट, या फिर इसको बाई पेरेंटल बोला जाता है। तो बाई पेरेंटल का मतलब कि भैया एक तो पिंड होगा नहीं, दो पिंड होंगे, तो एक तो ये हो गया सूर्य, एक इन्होंने कहा एक दूसरा एक बड़ा तारा था, ठीक है, या फिर बड़ा पिंड था। अब ये बड़ा पिंड जो था, इसके आकर्षण की वजह से सूर्य से कई सारे कण बाहर निकले और बाद में ये सब आपस में जुड़े, उसकी वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ, ये चीज़ बोली गई है। इसके बाद जो दूसरी इसके अंदर थ्योरी है वो है आपका जेम्स जीन्स व जेफरीज की टाइडल थ्योरी या फिर टाइडल हाइपोथेसिस। इसमें क्या बोला गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यह आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक है जिसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इसका प्रतिपादन वर्ष 1919, चाहे तो इसका ईयर याद रख लीजिएगा, में ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने किया, और एक अन्य वैज्ञानिक थे सर हेरोल्ड जेफरीज, इन्होंने इसका संशोधन किया। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य और एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है, और सूर्य के निकट इस तारे के आने से सूर्य का जो कुछ भाग था वो टाइडल उद्भेदन, यानी कि जो जैसे आप टाइड्स आते हैं ना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ज्वारीय उद्भेदन के कारण एक फिलामेंट के रूप में खिंच गया, जो सूर्य का भाग था कुछ भाग ये खिंच गया फिलामेंट की तरह से, ठीक है, और बाद में टूटकर ये सूर्य का चक्कर जो है वो लगाने लगा। और यही जो फिलामेंट है ये सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। और ये परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के जो क्रम है, जो आकार है और जो संरचना है उसकी भी व्याख्या करती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है ये है आपकी रसेल की द्वितारक परिकल्पना या फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल। ये जो सिद्धांत है ये जीन्स और जेफरीज की परिकल्पना में ही एक प्रकार से संशोधन किया था इन्होंने, रसेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सूर्य और ग्रहों की जो वर्तमान दूरी है, ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम की अधिकता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए किया था। सो कुछ खास इन्होंने नहीं दिया था, यहाँ इन्होंने पुरानी वाली को ही क्या करा था, उसमें मॉडिफिकेशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका ऑटो शिमिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना या फिर इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ऑटो शिमिड। तो ये रूसी वैज्ञानिक थे, 1943 में इन्होंने ये पूरे अपना कंसेप्ट दिया, और इसमें ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अनुसार जब सूर्य आकाशगंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ मतलब बादल और धूल कणों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी बनी और अन्य जो ग्रह हैं इनका निर्माण हुआ, ठीक है। ये परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय आवेग के अंतर, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, सूर्य के करीब भारी पदार्थ वाले ग्रह और हल्के पदार्थ वाले ग्रह जो हैं, और ग्रहों की गति में अंतर, ग्रहों और सूर्य की वर्तमान दूरी, इस सब की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ है, लेकिन यह नहीं बता पाया कि गैस व धूल कण जैसे जैसे अणुओं को सूर्य ने कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, किस तरीके से सूर्य का आकर्षण बल इन पर लागू हो गया कि वो गैस और धूल कणों को भी आकर्षित कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की बात करें तो ये फ्रेड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना है, यानी कि सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ फ्रीड होयल और लिटिलटन।
इनकी एक पुस्तक थी, इस पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। 1939 में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में इन्होंने संशोधन किया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखें कि ये जो थे इन्होंने किसकी परिकल्पना में संशोधन किया। ठीक है, तो इन्होंने किसकी में करा, जो आपके फ्रीड थे और जीन्स थे इनकी परिकल्पना में इन्होंने संशोधन करा और इन्होंने ये बोला कि भैया 2 नहीं 3 तारों की भूमिका रही है, उसी वजह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। सूर्य उसका साथी तारा और आसपास मतलब आसपास नहीं उसके पास आता हुआ एक अन्य तारा। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर उसके साथी तारे से जो विस्फोट हुआ उसकी वजह से हुआ और इसका सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों के कोणीय संवेग की अधिकता और ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ है। लेकिन इस परिकल्पना से ग्रहों और उपग्रहों का आविर्भाव मतलब उनका जन्म कैसे हुआ संतोषजनक हल नहीं निकल पाया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्थिति सिद्धांत जो इसके नेक्स्ट आया। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इन्होंने ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए किया था इसका। और बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन यानी कि 15 अरब वर्ष पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड के आकस्मिक जोरदार विस्फोट एवं उससे जनित विकिरण से हुई है। ठीक है, इसके बाद जो एलन गुथ हैं जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक रहे, इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्या के समाधान में अक्षम पाया और इन्होंने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एलन गुथ का नाम आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है, स्फीति सिद्धांत से। और इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में दृश्य द्रव्यमान के घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व काफ़ी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है और इन्हीं काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है। ये सारी चीज़ थी इस वाले चैप्टर के बारे में। आई होप जितना आपने ये सुना है एक बार इसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ईजी होगा दोबारा से एक बार इसको गो थ्रू करने के लिए। ठीक है, इस चैनल पर आप पहली बार आए थे, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहला काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।